Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Shweta, a third year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप BSc नर्सिंग करोगे तो आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। एज मैं पहले से एक BSc नर्सिंग स्टूडेंट हूँ तो मैं आपको आई थिंक ज़्यादा बेटरली ये चीज़ें समझा सकती हूँ। जो लोग BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने वाले हैं, स्पेशली सबसे ज़्यादा डर रहता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा और एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप उन चीज़ों को कैसे ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ। आई थिंक मैं ज़्यादा बेटरली समझा पाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा टफ लगते हैं आई थिंक, इस वजह से भी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं और इतना डिटेल में सब्जेक्ट्स को, इसलिए भी होता है। और दूसरी चीज़, जब हम नए नए कॉलेज में आते हैं तो वो एक अलग सा मेंटल प्रेशर रहता है जो कि हमने पहले स्कूल टाइम में नहीं फेस किया होता है, इस वजह से भी। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा स्टडीज़ का प्रेशर ज़्यादा रहता है, उसके बाद उतना नहीं, उसके बाद सब्जेक्ट्स आपके और टफ होते हैं, बट क्या है कि हम थोड़ा चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, हॉस्पिटल के इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, कॉलेज से थोड़ा अलग बॉन्डिंग हो जाती है ऐसा टीचर से भी, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हम कवर कर लेंगे। बट देखो, अगर मैं एक जनरल टॉक बताऊँ आपको, ऑनेस्ट रिव्यू, तो BSc नर्सिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आपकी जो स्कूल वाली स्टडीज़ थी तो उससे ज़्यादा आपको पढ़ना ही पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है और आप ऑब्वियसली BSc नर्सिंग करने के बाद किसी हॉस्पिटल में सर्विस दोगे, किसी पेशेंट की जान बचाओगे, उसको केयर प्रोवाइड करोगे। और सिर्फ अगर आप एक नर्स बन रहे हो एक जनरल वार्ड में, तो वहाँ पे देखो, अगर जैसे आप एक नर्स बनते हो तो वो चीज़ मैं आपको क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप एक जनरल वार्ड में एक नर्स बनते हो तो वहाँ पे एक पेशेंट रहता है, फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो एनीमिया का है, तो अभी आपको पेशेंट का डॉक्टर जो मेडिकेशन प्रोवाइड करेंगे वो मेडिकेशन आपको पेशेंट को एडमिनिस्टर तो करनी है, लगानी तो है ही, उसको दवा खिलानी तो है। उसके अलावा आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट को क्या खाना है, उसके लिए कौन सी डाइट बेटर रहेगी, कौन सी डाइट उसके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी, कौन सी चीज़ें उसको नहीं खानी है, कौन सी चीज़ें उसको नुकसान कर सकती। अगर वो पेशेंट कोई पर्टिकुलर डाइट ले रहा है तो उससे उसको क्या दिक्कत हो सकती है, और जो वो दवाई ले रहा है वो दवाई भी उसके ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट दिखा सकती है। एडवर्स इफेक्ट कहने का मतलब क्या दुष्प्रभाव डाल सकती है उसकी हेल्थ कंडीशन पे, ठीक है। और आपको साथ ही साथ ये भी एक रहना चाहिए कि पेशेंट को कैसा इन्वायरमेंट मिले कि वो जल्दी से जल्दी हील हो सके, जल्दी से जल्दी उसकी कंडीशन से वो बाहर आ सके। तो एज अ नर्स आपको ओवरऑल ये भी देखना होता है, और आपको उस टाइम पे सिर्फ एक ही पेशेंट नहीं मिलता है। इंडिया के अंदर तो वैसे जो प्रोटोकॉल है WHO के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, 3 पेशेंट के पास एक नर्स होनी चाहिए। बट इंडिया में अगर आप किसी जनरल हॉस्पिटल में चले जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं मेरे हॉस्पिटल की बात करती हूँ, यहाँ पे क्या है कि एक वार्ड है जनरल वार्ड जिसमें 40 पेशेंट्स हैं, तो वहाँ पे 1 या 2 नर्सेज असाइन होती हैं। तब आप खुद सोचो, अगर 2 हैं तो उस केस में एक नर्स के पास 20 पेशेंट्स हैं, और अगर एक है तो एक नर्स के पास 40 पेशेंट है। तो अभी सिर्फ 6 घंटे के अंदर आपको उन 40 पेशेंट्स को दवा भी देनी है, और आपको दवा भी देनी है, उनके खाने का भी ध्यान रखना है, उनको कोई दवाई नुकसान करी है या नहीं करी है, या फिर उस टाइम पे और भी कोई प्रोसीजर अगर होना है तो वो भी आपको देखना है, आपको इन्वेंट्री भी मैनेज करना है, वार्ड भी देखना है, आपको सारा कोऑर्डिनेशन भी देखना है, डॉक्टर, पेशेंट और जो यहाँ पे जो भी वर्कर्स रहते हैं तो उनको भी देखना होता है। तो अगर आपको इतना सब करना है तो पहले से आपको इतना प्रिपेयर कर दिया जाता है कि जब आप एज अ नर्सिंग प्रोफेशनल या फिर एज अ नर्सिंग स्टाफ काम करो तो आप वो सारी चीज़ें कैसे हैंडल करो। तो स्टार्टिंग में जब हम नए नए नर्सिंग कॉलेज में आते हैं तो यहाँ पे प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, आपको अदर जो करिकुलर एक्टिविटी होती हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करना है, आपको अपना क्लिनिकल भी मैनेज करना है। और जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो एक सीनियर्स का एक अलग प्रेशर रहता है, जैसे मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है सीनियर्स का जो प्रेशर होता है वो भी। और देखो, जब आप नए नए मेडिकल कॉलेज में जाते हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट थोड़ा सा अलग होता है, एक नॉर्मल कॉलेज और एक मेडिकल कॉलेज। ये चीज़ आपको सिर्फ मेडिकल कॉलेज के अंदर ही पता चलेगी, बाहर कोई इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता, तो वो एक खैर अलग मैटर है। अब बात करते हैं कि पढ़ाई कितनी करनी पड़ती है। तो सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर में रहते हैं आपके एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन। उसके अलावा एक सब्जेक्ट होता है जो इंटरनल सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश। अभी मैं सिर्फ आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में सब्जेक्ट्स आते हैं उनकी बात कर रही हूँ, इंग्लिश को अभी साइड में रख देते हैं।
उसके बाद ये फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट थे। आप सेकेंड सेमेस्टर में आओगे तो नर्सिंग न्यूट्रिशन आपका रहेगा, बायोकेमिस्ट्री रहेगा आपका, उसके अलावा नर्सिंग फाउंडेशन रहेगा आपका। फिर जब आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आपका रहेगा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और जेनेटिक्स। वही आपका लाइक जो थर्ड सेम में रहेगा वही सेम चीज़ें आपके फोर्थ सेम में रहेंगी, बस पार्ट 2 आ जाएगा इन सभी का। फिर जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो थर्ड ईयर में आपके पास कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रहेगा, नर्सिंग एजुकेशन रहेगा। उसके अलावा जब आप सिक्स सेम में आओगे, सॉरी मेंटल हेल्थ नर्सिंग रहेगा। सिक्स सेम में आओगे तो गायनेकोलॉजी रहेगा, ऑब्स्टेट्रिक रहेगा, नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा आपका, और भी कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी इसमें नहीं रहेगा बट इसमें मेंटल हेल्थ रहेगा। फिर सेवन्थ सेमेस्टर में आपका कम्युनिटी फिर से आ जाएगा, इसमें आपका रिसर्च वर्क भी आ जाएगा। तो मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे नर्सिंग में। तो अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि नर्सिंग में हमें पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, साथ साथ आपको समझनी भी पड़ेंगी चीज़ें, क्योंकि सिर्फ रटने से आपका यहाँ पे काम नहीं चलने वाला। आपको क्लिनिकली वो स्किल्स आनी चाहिए ताकि आप पेशेंट्स पे वो सारी चीज़ें अप्लाई कर सको। तो अगर सिर्फ पढ़ाई की बात करें तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और हद पार लिखना पड़ेगा। हद पार लिखने का मतलब बहुत सारे असाइनमेंट, माइक्रो टीचिंग और आपका प्रोजेक्ट जो फाइल वर्क रहता है वो, मतलब बहुत सारा काम। लिखने वाला तो इतना ज़्यादा काम है कि हम हॉस्टल में भी लिखते हैं, कॉलेज में भी लिखते हैं, एंड अगर हमें क्लिनिकल ड्यूटी में टाइम मिलता है ना तो हम वहाँ भी लिख लेते हैं। तो लिखने में भी आपको बहुत तेज़ होना पड़ेगा। उसके अलावा बात करी जाए प्रैक्टिकल्स की, तो जब प्रैक्टिकल होते हैं लाइक फर्स्ट सेम में तो नहीं होता है प्रैक्टिकल, जो होता है वो कॉलेज में ही, मतलब जो टीचर्स रहते हैं वो लेते हैं। देन जब आपका बाहर से एग्जामिनर कोई आता है तो वो जो पता नहीं क्या ही पूछेगा, लाइक हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से कुछ भी पूछ सकता है। तो वो एक अलग सा प्रेशर रहता है, वाइवा का अलग सा प्रेशर रहता है। तो उस सब चीज़ों के लिए, और जब अगर आपको लगता है कि आपको इसमें अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको उसके लिए देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही। और अगर देखो एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट की नज़र से देखें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में होती हैं, तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। ये चीज़ मैं लिख के दे सकती हूँ कि अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि आप कर नहीं पाओगे, बट आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं एज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, और मेरी इंग्लिश इतनी भी वीक नहीं थी, बट थोड़ी थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। बट जब चीज़ें, मतलब जब हम फर्स्ट ईयर में आए थे तो इतना ज़्यादा काम करवाया जाता था, लिखना भी बहुत पड़ता था और पढ़ना भी बहुत पड़ता था। तो धीरे धीरे 1-2 महीने में फ्लो आ गया था, फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। बट स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो वो चीज़ें भी धीरे धीरे आप अपने आप ही ओवरकम कर लोगे। उसके लिए आपको अलग से कुछ स्पेसिफिक काम नहीं करना पड़ेगा कि आपको ये ट्यूशन ज्वाइन कर लो आप अपनी नर्सिंग सुधारने के लिए, तो वैसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट आपको अच्छे से पढ़ना है और लिखने की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उतने में आपका हो जाएगा। फिर बात करते हैं हम हॉस्पिटल ड्यूटी की। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा, मतलब जब हम नए नए क्लिनिकल्स में जाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा प्रेशर भी रहता है, डर भी लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तो खून देख के ही डर लगता है, ब्लड देख के डर लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उनके लिए थोड़ा रहता है। और जब फर्स्ट टाइम आपको इंजेक्शन होगा ना, सिर्फ लोड करने को देंगे, तो वो भी आपसे नहीं होगा। मुझसे तो नहीं हो रहा था जब हम लोग फर्स्ट टाइम क्लिनिकल में गए थे, तो वो इंजेक्शन जो सिरिंज रहती है उसका प्लंगर नहीं खींच रहा था हमसे, वो इतना टाइट लग रहा था हमें। और जो एम्पूल्स वगैरह तोड़ने होते हैं तो वो भी आपको इनिशियली उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, लग भी सकता है आपको। तो वो चीज़ें आपको काफ़ी केयरफुली करनी होती है। जैसे फर्स्ट सेम में तो आपको ये सब पहली बार तो छूने ही नहीं दिया जाएगा। फर्स्ट सेम में आपके कुछ बेसिक से काम होते हैं, लाइक वाइटल साइन, फिर आपका हिस्ट्री टेकिंग, बेड मेकिंग, तो ये सारे बहुत ही बेसिक से काम रहते हैं फर्स्ट सेम में। देन सेकंड सेम से आप कुछ जो एडवांस चीज़ें होती है वो सीखने लगते हो। एडवांस कहने का मतलब आप इंजेक्शन लगाना सीख लेते हो, अलग अलग टाइप की IM, ID, SC, ये सब आप जब नर्सिंग में आओगे तो आप पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अगर बात करी जाए रिस्पेक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो ये चीज़ भी मैंने इसी में इंक्लूड कर दी है ताकि बाद में अलग से एक्सप्लेन ना करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम नर्सिंग एक बार को कर भी लें पर क्या हमें इसमें इज्जत मिलेगी। तो देखो, मेरा जो पर्सनली मानना है, जितना मैंने चीज़ों को देखा है और जितना मैंने समझा है, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आपको नॉलेज भी है डिसीज़ के बारे में और अपने क्लिनिकल के बारे में, और आपके पास स्किल्स भी है, लाइक आप अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हो प्रोसीजर्स वगैरह, तो आपको जॉब भी मिल जाएगी गवर्नमेंट। अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल्स भी है, तो आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम बोली, किसी भी एग्जाम को फाइट करके आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, एम्स जैसे इंस्टीट्यूट में अपना सिलेक्शन ले सकते हो। और अगर एम्स का चलो एग्ज़ाम बहुत ही टफ होता है, ठीक है, आप वो भी फाइट नहीं कर पा रहे हो, आप किसी
स्टेट लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, या फिर अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट आप CHO बन सकते हो, जिसमें आपको 35 to 40 की सैलरी मिल जाती है आराम से। बट अगर आप ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हो देन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा एक प्राइवेट हॉस्पिटल। और प्राइवेट हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा वर्कलोड रहता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आप काम करोगे तो वहाँ पे आपको 12 से 15 घंटा की तो वो ड्यूटी करवाएंगे, प्लस वहाँ पे सैलरी भी बहुत ही कम होती है, लाइक 8 से 10 हज़ार रुपये मिलते हैं अगर आप एक फ्रेशर स्टूडेंट हो। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो वो 15 से 20 हज़ार हो सकती है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा सैलरी आपको नहीं देते हैं। ये चीज़ मैं यहीं क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़ रेस्पेक्ट की बात है। अगर आप एक देखो, आप खुद सोचो कि अगर आप एक स्किल्ड पर्सन हो, आपके पास नॉलेज भी है, आप एक गवर्नमेंट जॉब में भी हो जहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, 70 to 80 की सैलरी मिल रही है, तो आपकी इज्जत क्यों नहीं होगी? आप खुद सोचो। और वहीं पे आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको, जो नर्सिंग करने के बाद भी जिसको नर्सिंग की ज़ीरो नॉलेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है, वो 15 से 17 घंटे या 15 से 18 घंटे काम करके 15 या फिर 7 से 8 हज़ार रुपये कमा रहा है, तो फिर आप खुद सोचो कि कैसे होगी इज्जत। तो इज्जत आपके पास तभी आती है जब आपके पास नॉलेज होगी, जब आपके पास स्किल्स होंगी और एक अच्छी नौकरी होगी। और दूसरी चीज़ कि आप खुद में भी लगने चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल हो। ऐसा नहीं है कि सो के उठ के चले जा रहे हैं काम करके, बस काम ही तो करना है, तो ऐसा नहीं होता है। आपको खुद को भी थोड़ा मेंटेन करना होता है ताकि आप दिखो सामने से कि आप एक प्रोफेशनल हो। तो ये जो रिस्पेक्ट वाली चीज़ है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, जितना मैंने देखा है लोगों को, मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रही हूँ। तो अगर आप एज अ प्रोफेशनल वर्क करते हो, एज अ प्रोफेशनल दिखते हो और एज अ प्रोफेशनल बिहेव करते हो, तो आपको इज्जत डेफिनेटली मिलेगी। बट वही चीज़ है कि अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि इज्जत खुद चल के आपके पास आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। और ये चीज़ आपके हाथ में कि आपको नर्सिंग करके एज अ प्रोफेशनल काम करना है, या फिर वो एक देहाती की तरह, देहाती नहीं मतलब मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, लाइक आपको एकदम अनस्किल्ड पर्सन की तरह रहना है, एकदम अनपढ़ लोगों की तरह बिहेव करना है, तो फिर कोई इज्जत नहीं करेगा। ये आपके हाथ में कि आप कैसे बनना चाहते हो नर्सिंग करने के बाद, एक अच्छे प्रोफेशनल्स या फिर एक प्राइवेट मजदूर। आपके हाथ में है कि आप इज्जत कमाना चाहते हो या नहीं कमाना चाहते हो। आप जैसा बनना चाहोगे आप वैसा ही बनोगे। सो यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अबाउट BSc नर्सिंग। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बेझिझक पूछ सकते हो, और अगर मेरी किसी भी बात से आप लोग को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। मेरा बोलने का मतलब आपको हर्ट करना नहीं था, मैं बस आपको रियलिटी बता रही हूँ, और ना ही मैं डीमोटिवेट कर रही हूँ कि आप ये सब चीज़ें देख के डीमोटिवेट हो जाओ। आप मोटिवेट भी हो सकते हो। आप अगर आपको नहीं मोटिवेशन मिल रहा है, आप सिर्फ यूट्यूब पे नर्सिंग ऑफिसर डालोगे, आपको इतने सारे कंटेंट क्रिएटर मिल जाएंगे आज की डेट में, जो सिर्फ नर्सिंग करके बहुत ही मतलब अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, रिस्पेक्ट भी है। तो वही सारी चीज़ें हैं कि आप जिस चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाओगे, आप आगे चल के वही मतलब चीज़ को अडेप्ट भी करोगे और वही आप बनोगे भी। तो सारी चीज़ें आपके हाथ में, अब आप सोचो कि आपको कैसा बनना है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।